Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have a lecture number 9. So, we recall the previous lecture. Some important points of the previous lectures are linearly independent set of vectors and trivial solutions. And we discussed about the linearly dependent set of vectors and non-trivial solutions. Then we compared the linearly dependent and independent set of vectors, and we discussed about the difference between the trivial and non-trivial solutions. In fact, आपके पास जो trivial solution था वो linearly independent set of vectors ही बना रहा था, and we have discussed this trivial and this non-trivial solution in previous lectures. तो हमें trivial और non-trivial का concept already था, हमने उसी के रेफरेंस से ही लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंट सेट को हमने डिफाइन किया. देन वी डिफाइंड द रिलेशन ऑफ द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन. इंडिपेंडेंस में तो आपके पास नो सोल्यूशन वाला केस है तो वहाँ पे एंड हो जाएगा, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स and we will discuss about their non-trivial solutions, and then we will discuss the linearly dependence relation. After that, we discuss the sum of one and two vectors, and regarding this one or two vectors and more than two vectors, we discuss this remark. If we have two vectors, then we have a very simple criteria. A set of two vectors v1 v2 is linearly independent if at least one of the vectors is a multiple of the other. कि मल्टीपल होना बहुत ज़रूरी है लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए. इफ़ इट इज़ द सेट ऑफ वेक्टर्स, ये बेसिकली सेट ऑफ वेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? दीज आर इन फैक्ट द कॉलम्स ऑफ द वेक्टर द मैट्रिक्स ए. तो मैट्रिक्स ए के जो कॉलम्स हैं, अगर टू कॉलम्स आपको गिवन हैं तो हम क्या करेंगे? वी विल चेक द रिलेशन बिटवीन द टू कॉलम्स. तो इन अदर वर्ड्स वी विल से दैट we check the relation of two vectors, क्योंकि हमारे पास जो columns है वो in fact क्या है? Vectors है. So if there is no relation between these two vectors v1 v2, then it will be linearly independent. और independent में हमारे पास किस तरह का solution आएगा? इसमें हमारे पास जितने भी weights आएंगे, all weights are equals to 0, तो हमारे पास 0 solution आ रहा है, and 0 solution is called the trivial solution. उसने कहा इफ एंड ओनली के साथ क्या कहा? नाइदर ऑफ द वेक्टर्स इज मल्टीपल ऑफ द अदर, कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या फिर आप कह रहे हैं मल्टीपल नहीं है इफ एंड ओनली कंडीशन के साथ. फिर जैसे हमने सेट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स को डिस्कस किया तो उसमें हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ. उसमें ये था कि हमारे पास टू कॉलम्स नहीं थे जिसमें हम इजीली मल्टीपल्स चेक कर सकते हैं. तो हमने एक और थ्योरम डिफाइन किया, इफ अ सेट कंटेन्स मोर वेक्टर्स देन देयर एंट्रीज इन ईच वेक्टर्स, कि अब हम यहाँ पे हमारा क्या क्राइटेरिया है कि आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो आपके पास p वेक्टर्स हैं. मींस के इन अदर वर्ड्स वी विल से दैट द कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स आर p इन नंबर. और ये n किसको इंडिकेट कर रहा है? कि हमारे पास देयर विल बी एंट्रीज इन ईच वेक्टर, नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर्स आर n. तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ कॉलम्स, इफ नंबर ऑफ कॉलम एक्सीड्स फ्रॉम द नंबर ऑफ रोज, तो आपके पास क्या रिलेशन बनेगा? लीनियरली डिपेंडेंट रिलेशन बनेगा. अब वो कह रहा है कि इस रिमार्क में कि अब उसने ये कहा इफ p इज ग्रेटर देन n, या आप कह लें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो उसमें हमारे पास ये कौन सा रिलेशन बनता है? लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन हमारे पास बनेगा. अब इस रिमार्क में, नेक्स्ट रिमार्क में वो ये चीज़ बता रहा है, द अबव रिजल्ट सेज नथिंग अबाउट द केस इन विच द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द सेट डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर. वो कह रहा है कि ये इसने जो रिजल्ट बताया ऐसा नहीं है कि आप अगर p इज इक्वल टू n आ रहा है या हमारे पास कोई और कंडीशन आ रही है, n इंक्रीज कर रहा है p से, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं बताया आपको, कोई उसके अकॉर्डिंगली डिटेल्स नहीं बताएं आपको, जस्ट p इज ग्रेटर देन n, आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना है. नेक्स्ट थ्योरम में उसने ये कहा है कि अगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बताई कि अगर ज़ीरो वेक्टर, एक वेक्टर भी ज़ीरो वेक्टर है तो भी ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा. तो अगर एक वेक्टर भी हमारा ज़ीरो वेक्टर आ गया है ए वेक्टर के अंदर, तो हम कहेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है. सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर. इट्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है. आपने इसे बहुत केयरफुली सुनना है. मैंने इसको डिटेल में
2 लेक्चर्स में कन्वर्ट किया है ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमें इस तरह से है कि जब हमने फंक्शंस को डिफ़ाइन किया था तो हमने वहाँ पे फंक्शंस का जो रिलेशन है जिसमें हमने डोमेन और को डोमेन मीन्स के रेंज को हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फंक्शंस डिफ़ाइंड कैसे होते हैं। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, हम फंक्शन को जब डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सपोज़ ये आपके पास एक फ़ंक्शन है। हम कहते हैं कि फ़ंक्शन में क्या है कि आपके पास जो मैपिंग हो रही होती है वो क्या होता है, वो R से आप रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहे होते हैं। ठीक है? अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी फ़ंक्शन गिवन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक फ़ंक्शन गिवन है f of x इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर। कोई भी फ़ंक्शन ले लें। अब ये इस फ़ंक्शन को मैंने इसके अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन किया है। ये डिफाइंड फंक्शन है f of x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रियल नंबर से रियल नंबर में आपने जाना है। अब मुझे क्या करना है कि मैं R में से रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगी। मुझे पता है इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज़ कि हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं। मैं कहती हूँ लेट x इज़ -1 या 0 ले लें। 0 ले लें, -1 ले लें, 2/3 ले लें। तो मेरे पास अब यहाँ से रियल नंबर से जब मैंने इस 0 पुट किया, रियल नंबर में से 0 चूज़ किया और मैंने एक्स की जगह पे रिप्लेस किया, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो इस R से बिलॉन्ग करेगा। यहाँ रिज़ल्ट क्या आ रहा है 1। मैं कहती हूँ दिस 0 बिलॉन्ग्स टू R बट दिस 1 बिलॉन्ग्स टू दिस R। तो ये आपके पास इससे बिलॉन्ग करेगा। तो हम इसको जिस तरह से हमने फंक्शंस को प्रीवियसली डिफाइन किया था, इसी तरह से ही हम लोग बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रियल सेट्स थे और रियल सेट्स थे हमारे पास और रियल नंबर्स को हम डील कर रहे थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मैट्रिसेस को डील कर रहे हैं। अब वो कॉलम मैट्रिक्स है या हमारे पास सिंपल m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो ये आपकी यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि किस तरह से फंक्शन डिफाइंड होता है। और फिर हम क्या कहते थे कि यहाँ से जो R से आप जो वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दीज़ आर बेसिकली द डोमेन। और ये जो आपके पास R जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ आ रही हैं वो इस R से बिलॉन्ग कर रही हैं और वो क्या है जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपके पास को डोमेन जिसको हम रेंज भी बोलते हैं वो आपके पास रेंज बनेगी। अब वो कह रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। अब ये देखें ये हम लोगों ने ए मैट्रिक्स अब प्रीवियसली हमने जितना डिस्कस किया उसमें ये ए मैट्रिक्स है। दिस इज एक्स वेक्टर जिसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हम अगर हम इस ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिजल्टिंग आ रहा है। अब इसी पे हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे। हमने बेसिकली क्या किया है कि ये जो x वेक्टर है, वेक्टर x, दिस इज x वेक्टर, ये x वेक्टर है हमारे पास। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास a है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास b है। हमारे पास डोमेन में x मैट्रिक्स था जिसको हमने वो कॉलम मैट्रिक्स था जिस वजह से हमने उसको x वेक्टर बोला है। हमने x वेक्टर पे ऑपरेशन करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि हम वैल्यू सेलेक्ट करके हम आंसर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा मैट्रिक्स के साथ हम मैट्रिक्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्स वेक्टर है तो इस मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के साथ मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, मीन्स कि मैंने एक्स के ऊपर ए ऑपरेट किया तो मेरे पास रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स आया या मेरे पास रिजल्टिंग कॉलम मैट्रिक्स या मेरे पास जो वेक्टर आया दैट इज बी। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम ये कहें हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे हम फंक्शंस है ना डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे ये कि ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी। ट्रांसफॉर्मेशन को हम आर एन से आर एम में डिफाइन कर रहे हैं। एम में हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका हमने एक जनरल जो हमने ऑर्डर डिफाइन किया था वो ऑर्डर क्या था? एम क्रॉस एन, कि हम इस ऑर्डर का लेते हैं। एक्स का हमने क्या ऑर्डर डिफाइन किया था?
n क्रॉस 1। तो यहाँ से इसका मतलब है कि x वेक्टर आर एन से बिलोंग करेंगे। जब हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग हमारे पास वेक्टर्स आएंगे वो m से बिलोंग करेंगे, सॉरी ये आर एम से बिलोंग करेंगे और उसमें m एंट्रीज होंगी। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, m क्रॉस 1। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं एक्स वेक्टर का यहाँ पे ऑर्डर क्या बन रहा है, 4 क्रॉस 1, क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 4 है। आपको मैंने ये बात बताई थी कि आप जब एक्स पे ए मैट्रिक्स ऑपरेट करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जब ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे रियल नंबर में से वैल्यूज चूज की थी, तो यहाँ हमारा प्रोसीजर क्या होगा कि हम एक्स वेक्टर पे एक को अप्लाई करेंगे, मीन्स कि हम एक को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 4 बन रही है और m की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 बन रही है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। तो ये इसका ऑर्डर होगा। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बनी है। तो अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करूंगी तो मैं कहूंगी आर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम R4 to R2, R4 to R2, और इसका भी एग्जैक्टली यही होगा, R4 to R2। अब ग्राफिकली अगर आप देखें तो आपके पास अब ये देखें, ये मैंने जब ए मैट्रिक्स पे एक्स को ऑपरेट किया, या हम कहें कि ए को एक्स मैट्रिक्स पे ए को ऑपरेट किया, हमने ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए रिजल्टिंग हमारे पास 0 वेक्टर आ रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स हमारे पास आ, नल कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। तो ये रिजल्टिंग है। तो अब ये जो बी है, ये हमारे पास एक्स हमारे पास डोमेन और बी हमारे पास को डोमेन है, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो हम कहेंगे ये बी इनफैक्ट क्या है, बी वेक्टर्स आर द इमेजेस ऑफ द एक्स वेक्टर। तो उसको इमेजेस भी हम बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे कि वन क्या है, बेसिकली यहाँ पे वन जीरो का इमेज है, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से करते हैं ना कि जब हम डोमेन में लेते हैं, सपोज हमारे पास जैसे ये सेट है डोमेन का है और ये हमारे पास रेंज का है, तो हम कहते हैं कि जीरो मैप हो रहा है वन पे, तो ये वन इमेज है जीरो का अंडर दिस फंक्शन। तो यहाँ पे जो है आपके पास अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे एक्स वेक्टर जो है वो जब मैप हुआ तो वो कहाँ पे बी पे मैप हुआ अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एक्स जो है वो बी पे मैप हुआ, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली अगर हम कहते हैं दिस इज यू वेक्टर, तो यू कहाँ पे मैप हुआ, जीरो पे। तो जीरो वेक्टर इज अ इमेज ऑफ यू वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ इमेज ऑफ एक्स वेक्टर। और जीरो आपके पास अगर जीरो वेक्टर आएगा तो जीरो वेक्टर भी आपके पास जीरो पे ही जाके मैप होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो तब भी जीरो ही आएगा। ये R4 से बिलोंग कर रहे हैं और ये R2 से बिलोंग कर रहे हैं। From this new point of view, solving the equation Ax equals to b amounts to finding all vectors x in R4 that are transformed into the vector b in R2 under the action of the multiplication of a। अब देखें बात सारी फिर वही आ गई है कि आपको इनफैक्ट करना क्या है, आपको Ax equals to b सॉल्व करना है। Ax equals to b सिस्टम की ही वो कह रहे हैं सॉल्विंग द इक्वेशन Ax equals to b। तो वो कह रहा है कि इसमें बस आपने अब इसको जब डिस्कस करना है तो आपने इसको डोमेन और को डोमेन जिसको हम रेंज कह रहे हैं उसके रेफरेंस से डिस्कस करना है, और ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने इसको डिस्कस करना है। तो वो कह रहा है कि क्या हुआ, बेसिकली एक्स जो है वो आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वेक्टर बी। अब हमने इसको वही चीज हमने जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी चीज को हमने बेसिकली किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है। इनफैक्ट हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन भी कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शंस की जिस तरह से मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है तो उसी तरह से ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया। फंक्शंस को मैं रियल नंबर के लिए डिफाइन करती थी, यहाँ पे मेरे पास मैट्रिसेस आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिफाइन करना है। द कोरस्पॉन्डेंस फ्रॉम एक्स टू ए एक्स इज अ फंक्शन, कि हम एक्स से जो ए एक्स में जाते हैं, मीन्स कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ए एक्स क्या है, इनफैक्ट बी है, इज अ फंक्शन। वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन भी इनफैक्ट फंक्शन ही है, क्योंकि हम जैसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो रही है। फ्रॉम वन सेट ऑफ वेक्टर्स टू एन अदर, कि आप एक सेट ऑफ वेक्टर से आप क्या है दूसरे सेट ऑफ वेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं। एक्स जैसे बी में चला गया, यू जीरो वेक्टर में चला गया। दिस कॉन्सेप्ट जनरलाइज द कॉमन नोटेशन ऑफ अ वेक्टर एज अ रूल दैट ट्रांसफॉर्म वन रियल नंबर इनटू अनदर। यही चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ ऑलरेडी।
तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि जब हमने एक्स पे ए को अप्लाई किया, मीन्स कि हमने ए को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ इनफैक्ट बी वेक्टर। तो हमारे पास जब हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया हमारे पास मैट्रिक्स आता है। तो वो बेसिकली वो कह रहा है कि वो इमेजेस हैं आपके पास प्रीवियस मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है जिसको हम यहाँ पे वेक्टर बोल रहे हैं। अब इसने ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, यहाँ उसी तरह से डिफाइन कर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन और मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि फंक्शन और मैपिंग वर्ड हम रियल नंबर में जब हमने फंक्शंस को डिफाइन किया था तो ये टू वर्ड्स हम इन दोनों वर्ड से फेमिलियर हैं कि इन दोनों को हम यूज़ कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक नया वर्ड है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि एक मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे मैट्रिक्स की फॉर्म में जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम, ये ऑर्डर देखिए मैट्रिक्स का चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है ऑर्डर किस पे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स से, और ये नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स से। इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच वेक्टर x इन R एंड अ वेक्टर tx इन Rm। वो tx वही है ना कि जब आप a x करते हैं तो वो इनफैक्ट b होता है, b Rm से बिलोंग कर रहा है, ये इनफैक्ट b वेक्टर है आपके पास। The set Rn is called the domain of the transformation and Rm is called the codomain, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि अब आगे वो ये बता रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, तो जिसमें हमारे पास ये डोमेन है और ये आपके पास रेंज है, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनली बस वो एक और चीज़ ये बता रहा है कि जो रेंज है वो क्या है बेसिकली, वो आपके पास जैसे ये टी ऑफ एक्स क्या बन रहा है, ये इनफैक्ट हमारे पास ए एक्स, या हम इसको ए एक्स भी बोलते हैं, ए एक्स वैक्टर, और इसको हम बी वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी बेसिकली यहाँ पे वो ये कह रहा है, बी क्या है, बी इज अ इमेज ऑफ द वेक्टर एक्स अंडर द एक्शन ऑफ टी, या अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी। और वो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल इमेजेस टी ऑफ एक्स कॉल्ड द रेंज ऑफ टी। वो कह रहा है आप उसको को डोमेन कहें या रेंज कहें, एक ही बात है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अब हम इसको एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, यू वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, एंड डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन। उसने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया है कि R2 से R3 में हो रही है। अब देखें यहाँ से मैं खुद ही पता चल गया कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू और सी वेक्टर लिखे हुए हैं। वैसे तो मैं सीक्वेंस से थोड़ा गेस हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस अगर वो इस तरह से दे रहा है वो सी पहले भी दे सकता है, हमें खुद ये चीज़ देखनी होगी। तो अब वो कह रहा है कि हमें दो तरह से पता चलेगा। एक तो ये कि जब हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 3x2। तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा है कि ये जो 2x1 का है, ये बेसिकली वो जो x वेक्टर हम लेते हैं कि अगर मैं इसको a कह रही हूँ तो ये u जो उसने लिखा हुआ है, ये इनफैक्ट मेरे पास जो मैंने प्रीवियसली डिफाइन किया है, दिस इज द x वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। तो वो कह रहा है कि इसको वो b कंसिडर कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि ए बी सी पार्ट में उसने क्या पूछा है कि इसको बी ही कंसिडर कर रहा है या सी क्या उसने डिफाइन किया है। लेकिन बहरहाल अभी हमने ये चीज़ देखनी है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि जो रिजल्टिंग, मैंने सी इसलिए बोला क्योंकि रिजल्टिंग वेक्टर मुझे पता है कि उसका ऑर्डर मेरे पास 3x1 होगा। तो ये हो सकता है कि ये रिजल्टिंग वेक्टर हो, ये आगे चल के हमें आइडिया होगा। एंड डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन R2 टू R3, कि वो कह रहा है ये R2 है एंड दिस इज R3 बाय T ऑफ x इज इक्वल टू x, सो दैट अब उसने ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करके खुद से बता दिया है कि ए एक्स, अगर वो ना भी डिफाइन करें तो हमें पता है कि ए एक्स बेसिकली, अगर हम उसको जनरली डिफाइन करते हैं ए एक्स, ये x1 x2 है, तो आप आपके पास ये देखें 3 एंट्रीज आई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे u मैंने आपसे इसलिए कहा है कि अगर वो u को x की जगह पे यूज़ कर सकता है और वो c को b की जगह पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर भी हमारा देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और इसका ऑर्डर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पे डिपेंड करता है और इसका ऑर्डर इसके नंबर ऑफ रोज पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है फाइंड टी ऑफ यू। अब टी ऑफ यू का क्या मतलब है कि आपने बेसिकली इस x की जगह पे, x वेक्टर की जगह पे आपने u वेक्टर को रिप्लेस करना है। तो ये u क्या है, द इमेज ऑफ u अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। वो कह रहा है कि ये बेसिकली टी ऑफ u क्या है, ये u का इमेज है। तो ये टी ऑफ u कब बनता है, जब मैं a को u के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैंने सिंपल क्या करना है, टी ऑफ यू फाइंड करना है। मैं जब यहाँ पे यू रिप्लेस करूंगी तो वो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, यू वेक्टर ए यू वेक्टर, और फिर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे यू की आपके पास क्या एंट्रीज हैं, x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देख लीजिएगा आपका क्या आंसर आता है। तो आपने इसको डिफाइन करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। देखें उसने 2 - 1 रिप्लेस किया, आंसर आ गया 5 1 -9।
तो इसने सिंपल ये चीज़ यहाँ पे आपसे पूछी है। फाइंड एन एक्स इन R2। अब वो कह रहा है कि आपको एक्स वेक्टर फाइंड करना है whose image under T is B, whose image under T is B। अब आपको एक्स वेक्टर जो है वो फाइंड करना होगा, मीन्स कि यहाँ पे अब ये एक्स जो है ये अननोन है, ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है। इसका मतलब है कि अब हमें ये सॉल्व करना होगा। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए अगर हमने एक्स फाइंड करना है तो बी हम फिर किसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बेसिकली सी को ही बी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स हम किस तरह से फाइंड करते थे। अगर आप सिस्टम जिसे चेक करते हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन फाइंड कर, सोल्यूशन क्या है, यही जो आप वेट्स फाइंड करते हैं, जो अननोन्स फाइंड करते हैं, तो यही आपको अब यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो वो सिंपल आपका वही वाला मेथड होगा कि आपने फर्स्ट कॉलम ये ले लिया, सेकंड कॉलम ये ले लिया, तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है, तो जो बी आप लेंगे वो बेसिकली आप इसको बी बोलेंगे, 3 2 -5। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये आप इस तरह से इसको रिलेशन को बनाएंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, बी इनफैक्ट आप सी को ही ले रहे हैं, तो ए आपके पास ये 3 कॉलम्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद देखें हमें नज़र आ रहा है कि x1 एक कॉलम आपके पास उसकी सारी की सारी एंट्री 0 हो गई है, बट इट डजंट मीन कि आपके पास यहाँ पे फ्री वेरिएबल आएगा, क्योंकि फ्री वेरिएबल हम तब कहते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशन से इंक्रीज कर जाते हैं। अब यहाँ पे 2 अननोन्स है तो हमें यहाँ पे 2 ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड थी, तो 2 इनफ है। अगर थर्ड सपोज ना आपके पास 0 ना भी होती तो थर्ड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करके उसको उसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि वो उसको वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे फिर आपके पास x1 की वैल्यू 1.5 हो गई, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसका में ये फ़ायदा हुआ कि डायरेक्ट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x1 इज़ 1.5 एंड x2 इज़ -0.5। तो ये आपके पास आ गया दिस इमेज ऑफ द इमेज ऑफ दिस x, इस x का जो इमेज है अंडर t इज़ गिवन वेक्टर b, तो वो इमेज वो कह रहा है b इसका इमेज बन रहा है। अब देखिए सॉल्व आपने बिल्कुल वैसे किया जैसे आप प्रीवियसली करते आए हैं लेक्चर्स में, लेकिन आपका जो आंसर है आपने उसी तरह से करना है। आप ये ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में पूछ रहे हैं, आपने उसी तरह से आंसर करना है। अब देखिए ये चीज़, अब इस पूरे सॉल्यूशन में आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा नज़र आई है? एक वो कह रहा है कि ये जो आपने इसको सॉल्व करना है, एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ वो आपसे जो कह रहा है द इमेज ऑफ एक्स, कि एक्स का जो इमेज है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज द गिवन वेक्टर बी, कि हाँ जो वेक्टर बी गिवन है, ये जो वेक्टर बी आपको गिवन है ये वाकई में जो है वो इसका इमेज बन रहा है। तो वो आपको, आपने सिर्फ इसको उसी के अकॉर्डिंगली आंसर करना है, कि जैसे अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की, हम इमेजेस की बात कर रहे हैं कि हाँ ये बी जिसको हम सी यहाँ पे कह रहे हैं, ये बेसिकली इमेज बन रहा है मैट्रिक्स अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो ये आपके पास सी या बी जो है वो इस एक्स का इमेज बन रहा है, हम एक्स यहाँ पे अननोन ले रहे हैं। अच्छा अब वो कह रहा है इज देयर मोर देन वन एक्स हुज इमेज अंडर टी इज बी। वो कह रहा है कि क्या क्या आपके पास मोर देन वन एक्स है, तो हम वो हमें सेकंड से ही आंसर मिल गया। देखें यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो क्या है, सोल्यूशन सोल्यूशन तो यूनिक है हमारे पास। जब यूनिक होता है तो इट मीन्स कि ये अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इस बी के अलावा यहाँ पे, इस बी के अलावा आपके पास यहाँ पे सॉरी इस बी का जो इमेज है वो एक्स के अलावा आपके पास और कुछ नहीं हो सकता। यूनिक का ये मतलब होता है, जब यूनिक आंसर आ गया इट मीन्स कि यही आंसर है, तो इसका फिर आंसर होगा नो। any x whose image under T is B must satisfy the equation 1, इसको satisfy करना चाहिए उसे। From 2 it is clear that equation 1 has a unique solution, so there is exactly one x whose image uh, under the transformation T is B। तो वो कह रहा है सिर्फ ये B का जो ये जो B इमेज बना है इस x का एक ही इमेज है B। इन अदर वर्ड्स हम यूं इसको बताएंगे कि एक ही इमेज है जो हम B पार्ट में बता चुके हैं, इसके अलावा वो यूनिक है, इसके अलावा इसका कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स मैंने एक इसमें ना करेक्शन की है, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। जो मैंने कहा ना बी, उसको फिर मैंने उस वेक्टर को बी का ही नाम दे दिया है। वो बाय मिस्टेक सी लिखा हुआ था, क्योंकि सी हमारे पास एक और वेक्टर है, क्योंकि डी पार्ट में वो कह रहा है डिटरमिन इफ सी इज़ इन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी, इट मीन्स कि बी इज़ सी इज़ सम अदर वेक्टर अदर देन बी, कि आपके पास ये कोई और वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी मैंने करेक्शन कर ली है कि जहाँ-जहाँ आप लोगों ने बी यूज़ किया वो इनफैक्ट बी वेक्टर ही है। अब हम सी वेक्टर की डी पार्ट में बात करेंगे, सी पार्ट तक हम डिस्कस कर चुके हैं।
डी पार्ट में वो कह रहा है डिटर्मन, देखिए अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स की होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें यहाँ पे ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में अभी तक उसने कोई नई चीज़ नहीं पूछी। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इसको डिफ़ाइन किया है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की सेंस में डिफ़ाइन किया है। एक जो नई चीज़ आपके पास आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके पास, ये नई चीज़ आई है। अब ये देखें एक्स है, ये आपको पता है किसी तरह से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब वो जो सिर्फ़ इसने कहा फाइंड टी ऑफ यू, बस आपको पता होना चाहिए कि टी ऑफ यू बेसिकली क्या है, एक्स ए मल्टीप्लाई बाय यू। ये आपके पास है कि आपने ए मैट्रिक्स को यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में हमने इसे डिफाइन करना है। अब डी पार्ट में भी एग्जैक्टली यही चीज़ है, वो कह रहा है डिटर्मन इफ सी इज इन द रेंज ऑफ द, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड ये है रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन टी। रेंज का क्या मतलब है कि इमेज, ठीक है, किस चीज़ का इमेज, एक्स वेक्टर का इमेज। ठीक है, तो अब रेंज का ये मतलब है कि जब हम ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे आपके पास आंसर इक्वल्स टू सी वेक्टर आता है। तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे, अब आपने यस जैसे आपने बी पार्ट को सॉल्व किया है यहाँ पे, इसी तरह से अब आप जहाँ पे मैंने बी वेक्टर लिया आप यहाँ पे सी वेक्टर ले लें और उसको सॉल्व करके चेक करें उसका, इसी तरह से अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो हम कहेंगे कि उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो हम कहेंगे कि वो उसका इमेज बन रहा है। अगर इमेज की सेंस में पूछ रहा है, रेंज की सेंस में पूछ रहा है, अब इसने क्वेश्चन जो है वो आपसे रेंज की सेंस में किया है, तो हम उसी तरह से उसी वे में हम आंसर करेंगे कि रेंज कि हम कहेंगे सी इज़ इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज़ हम कहेंगे सी इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी, सी ट्रांसफॉर्मेशन टी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। डी, अब देखें मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है लेकिन आप डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे आ जाएँ कि हमें, मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि बेसिकली अब हमें ये चीज़ चेक करनी है। एक्स इक्वल्स टू सी इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो वो वही बात आपसे पूछ रहा है जो बिल्कुल स्टार्ट में आपकी लेक्चर 1-2 में थी। तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है, वो इमेज की बात कर रहा है, वो रेंज की बात कर रहा है या वो डोमेन की बात कर रहा है। अब जैसे जब उसने एक्स की बात की थी तो इट मीन्स कि वो डोमेन की बात कर रहा है। जब वो आपके पास अदर देन एक्स जैसे बी और सी वेक्टर्स की बात कर रहा था तो ये रेंज की बात कर रहा था या आप कह लें इमेजेस की बात कर रहा था। तो अब ये देखिए जब हमने इसको सारा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये सी कॉलम है, सी वेक्टर जो है वो आपके पास ये थर्ड कॉलम है, बाकी ए मैट्रिक्स है यहाँ पे। ये फाइनली हमारे पास फॉर्म आ गई है। अब ये देखिए यहाँ पे ये लास्ट रो चेक करें। 0 इज़, क्योंकि ये x1 का कॉलम है, ये x2 का और ये राइट साइड है। तो x0 x1 प्लस 0 x2 इज़ इक्वल्स टू -35। तो ये इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें आ गई है। तो अब हम यहाँ तक हमने वही बात की कि 0 इक्वल्स टू -35 आ गया, इनकंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमें आंसर किस तरह से करना है, जिस तरह से उसने पूछा है, हम कहेंगे सी इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ टी। जब तक आप ये चीज़ मेंशन नहीं करेंगे ना, आप सिर्फ कंसिस्टेंट तक छोड़ देंगे, इट मीन्स कि आपने इसका पूरा आंसर नहीं किया। आपको कंप्लीट आंसर करना है। सो सी इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ टी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट ए इज दिस मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, बी इज 3 क्रॉस 1, फाइंड अ वेक्टर x, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका भी 3 क्रॉस 1 होगा, सच दैट मींस कि 3 अननोन्स, सच दैट t ऑफ x इज इक्वल्स टू ax सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई होता है, इज सच एंड x इज यूनिक, आपको बताना है कि क्या वो यूनिक बनता है या नहीं। ठीक है, आपने अब इसमें 2 काम करने हैं। आपको इसमें एक एक्स वेक्टर फाइंड करना, दूसरा आपने जब आपने एक्स वेक्टर फाइंड कर लिया, अब देखिए बात वो ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहा है, लेकिन आपने वही काम करना है जो आपने लेक्चर 1 और 2 में किया है। कि आप उसी तरह से आपको ए गिवन है, बी आपको कॉलम गिवन है, वेक्टर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लें, उसको सॉल्व करें। सॉल्व करके वो यहाँ तक आप आ जाएँगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे पिवट आ गई, यहाँ पे पिवट आ गई, यहाँ पे पिवट आ गई। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखें और आपको तीनों इक्वेशंस को, अब जैसे ये आपके पास ये लास्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं -15 क्योंकि इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन होगी। आप चाहें तो बेशक इस मैट्रिक्स को 1-2 स्टेप्स और करें और आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि x3 का यहाँ आंसर आ जाएगा, x2 का, क्योंकि इसकी हेल्प से आप इन दोनों को ज़ीरो कर लेते हैं, इसकी हेल्प से आप इसको ज़ीरो कर लेंगे। यहाँ से x1 का डायरेक्ट आंसर होगा, यहाँ से x2 का होगा, यहाँ x3 का होगा, तो वो ज़्यादा ईज़ी आपके लिए हो जाएगा। 15x3 इज़ इक्वल्स टू -53। ठीक है, तो आपके पास x3 की, अब इसको डिवाइड करके जो भी वैल्यू आती है
दिस इज 53/15, ये आपके पास आ गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन आपको पता है क्या बनेगी, x2 माइनस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू -4, x3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, x2 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x2 आपके पास कुछ भी आ गया है, इसको आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। x2 का कोई भी आंसर आपके पास आ गया। फिर इसी तरह से जब x2 x3 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में x1 माइनस टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल्स टू -6 होगा। तो आपने क्या करना है, x2 और x3 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। और इसको सॉल्व करना देखें, इसका वो कह रहा है कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई हमारे पास इनकंसिस्टेंट वाली बात नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, किसी भी रो में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आ रही। तो इसी तरह से ये आ जाएगा। ये फर्दर हम स्टेप्स हमें करने होंगे ये चेक करने के लिए कि क्या एक्स यूनिक है। तो हम कहेंगे देखिए x1 का आंसर है, x2 का आंसर है, x3 का आंसर है, और बस यही आंसर बन रहा है। और फिर हम यहाँ पे एक्स वैक्टर लिखेंगे कि हम कहेंगे कि हाँ जी x1 की वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे x2 की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पे आप x3 की वैल्यू लिखेंगे, और आप बता देंगे कि हमारे पास ये x यूनिक आ रहा है, इसका इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये बुक की एग्जांपल है। इफ ए इज द मैट्रिक्स दिस, जिसमें देखें एक कॉलम पूरा का पूरा आपके पास जीरो कॉलम आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये जो जीरो कॉलम है, बेसिकली आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये कॉलम जो है ये x1 का कॉलम है, ये x2 का, ये x3 का कॉलम है। इसका क्या इफेक्ट जाता है, वो कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं x की, तो वो कह रहा है देन द ट्रांसफॉर्मेशन x टू ए एक्स, ये क्या बन रहा है, ये प्रोजेक्ट करता है पॉइंट्स को इन R3, कि R3 में, क्योंकि हमारे पास देखिए R3 का ये मतलब है कि वो कह रहा है कि ए एक्स जो होगा, जो हमारे पास रिजल्टिंग बी वेक्टर बनता है, उसका ऑर्डर वो कह रहा है R3 होगा। लेकिन ये प्रोजेक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ प्रोजेक्शन क्या होती है। ऑन टू द x1 x2 प्लेन। अब देखिए प्लेन वो कह रहा है कि R3 की बात कर रहा है। R3 मीन्स x1 x2 एंड x3, तीन वेक्टर हैं। ये देखिए एक्स वेक्टर जो हमने चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 3 आ रहा है, तो एक्स भी आपके पास x1 x2 x3 ही होगा। तो ये देखिए ये आपके पास एक्स वेक्टर है। एक्स वेक्टर आपके पास इसी रिलेशन से मैं शो करूंगी। अब मैं अगर इसमें ए एक्स लिखती हूँ, तो ये अगर मेरे पास ए में आ रहा है और ये मेरे पास एक्स आ रहा है, तो रिजल्टिंग मेरे पास ये जो बी आया है, ये क्या है, x1 x2 x3। जब इसमें आपके पास थर्ड डायमेंशन जीरो हो रही है, मींस कि वो ओरिजिन तक आ रही है, तो x1 x2 से आपके पास एक प्लेन बनेगा जो x1 x2 पे होगा। इस तरह से एक प्लेन बनेगा। जब भी आपके पास, अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास x2 जीरो होता, तो यही प्लेन x1 एंड x3, ये प्लेन आपका यहाँ पे बनता। ठीक है, मीन्स कि ये बॉक्स 3 डायमेंशनल नहीं आंसर आ रहा, आपके पास 2 डायमेंशनल प्लेन बन रहा है। प्रोजेक्शन क्या है कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं वो प्रोजेक्ट होके इसी प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इधर कोई वेक्टर है वो प्रोजेक्ट होके यहाँ आ रहा है, इधर कोई वेक्टर है वो प्रोजेक्ट होके इसी प्लेन पे x1 x2 प्लेन के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेक्टर है, ये भी प्रोजेक्ट होके इधर आ रहा है, ये वेक्टर है, ये भी प्रोजेक्ट होके इधर आ रहा है। तो इसी प्लेन के ऊपर, ये इसको कहते हैं हम प्रोजेक्शन। कि इस प्लेन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो यहाँ पे रिजल्टिंग आ रहे हैं इसी प्लेन के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पे हो रही है ऑन टू द x1 x2 प्लेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सपोज ट्रांसफॉर्मेशन है। ये मैं आपको ये एक दो क्वेश्चन जो है ये करवा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कोई इशू ना हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में थोड़े इश्यूज थे, तो वो आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ट्रांसफॉर्मेशन है R5 टू R2। ये मीन्स कि यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जो डोमेन में वेक्टर्स आ रहे हैं उनमें एंट्रीज 5 हैं, और जो रेंज में आ रहे हैं उनमें एंट्रीज 2 हैं। तो हमें वो कह रहा है कि t of x equals to x for some matrix A and for each x in R5 how many rows and columns A does A have। अब आपको सिंपल बताना है कि आपके पास जो A मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बताना बेसिकली ऑर्डर ही होता है। तो अब हम हमें जब इसने ये बता दिया है कि जो x वेक्टर है उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 है, जो आपके पास b वेक्टर है जो राइट साइड पे आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में इमेजेस भी बोल रहे हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में रेंज भी बोल रहे हैं, उसका आपके पास जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 1। तो ए मैट्रिक्स का वैसे तो हमें यही से पता चल गया कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसमें उसका ऑर्डर क्या बनेगा, 5 क्रॉस 2, कि उसमें कॉलम्स कितने होंगे, 5 कॉलम्स और 2 रोज होंगी। कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है
जिसमें आपके पास 2 3 4 5, ये आपके पास 5 क्रॉस 1 का बन रहा है, इक्वल्स टू, इसमें 2 ही एंट्रीज आ रही हैं, ये आपके पास 2 क्रॉस 1 का बन रहा है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब आप ऑर्डर देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए के, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और मैट्रिक्स वेक्टर एक्स के जो आपके पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं उनका, या हम कहेंगे नंबर ऑफ़ रोज़, उनका सेम होना मस्ट है, कि ये दोनों सेम होना मस्ट है। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और बाकी हमें यहाँ पे कैसे पता चलता है ऑर्डर का, अगर हमने देखना है तो ये 2 आपके पास यहाँ पे आएगा। मीन्स कि जो इसकी नंबर ऑफ रोज़ हैं, वो आपको बताएँगे कि इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ से फिर अगर हमें ये ऑर्डर्स गिवन हो तो हम ए मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं। ए मैट्रिक्स का गिवन हो तो हम यहाँ पे अगर वो कह दे, सपोज़ इसी क्वेश्चन को कह दे कि यहाँ पे Rm है और यहाँ पे Rn है, तो और मुझे कह दे कि ये 2 क्रॉस 5 का आपके पास मैट्रिक्स बन रहा है, तो मैं ईज़िली बता सकती हूँ कि x जो कि M से बिलॉन्ग कर रहा होगा, उसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 होगा और इसका ऑर्डर आपके पास 2 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट A इज द मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 0 -1, गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसकी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन बतानी है कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। प्लॉट सम रैंडम पॉइंट्स वेक्टर्स ऑन अ ग्राफ पेपर टू सी व्हाट हैपेंड। वो कह रहा है कि कोई भी रैंडम पॉइंट, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया है 4 1, 4 1 से मेरे पास ये एक्स वेक्टर बनता है 4 1। अब मैं ए पे अप्लाई करूंगी, मैं इस ए को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी, ए एक्स। मैं इसका इमेज देखूंगी कि मेरे पास इमेज क्या बनता है। जब मैंने 4 1 को अप्लाई किया तो वो 4 -1 में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जैसे 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट बन रहा है, ठीक है। 4 -1, ये मेरे पास ये वाला पॉइंट बन रहा है, जिसको मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं कहूँगी 4, नहीं ये सॉरी ये 4 1 बनेगा। हाँ जी 4 1, 4 1, ठीक है। ये मेरे पास 4 1 बना है। तो इसमें अब क्या हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो क्या हो रही है, x1 एक्सिस जो है इससे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रोजेक्शन हो रही थी कि एक ही प्लेन के ऊपर जितने वेक्टर्स हैं उनकी प्रोजेक्शन एक ही प्लेन के ऊपर हो रही थी। जब आपके पास इमेजेस की बात करते हैं तो हमने ये चीज़ कैलकुलस में भी की है। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्कस की है तो हमने ये चीज़ वहाँ पे डिस्कस की थी कि x1 बेसिकली अबाउट x1 आपके पास इमेजेस आ रहे हैं कि अगर वो x1 लाइन के एक साइड पे जो वेक्टर आ रहा है, या वहाँ पे हम कहते थे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके पास जैसे 4 -1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये रिजल्टिंग 4 -1 आ रहा है, तो ये अबाउट आपके पास वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन इसका इधर बनेगा। ये देखें x1 एक्सिस है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो ये थ्रू द लाइन x1 एक्सिस कि जो यहाँ पे है उसका इमेज इधर बनेगा, जो यहाँ आएगा जैसे u वेक्टर अब आपके पास आ रहा है, अगर इसको हम चेक करें तो ये हमारे पास मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं u वेक्टर ले रही हूँ, आप इसको बेशक इस प्रोसीजर से मैंने ये एक एग्जांपल सॉल्व कर दी है कि ax है, हम कहेंगे x जो है वो ट्रांसफॉर्म होके ये वेक्टर आपके पास बन रहा है। इसको इसने x कहा है और कह दिया कि ये ax है, आपके पास ये इमेज है इसका। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है रिफ्लेक्शन को शो कर रही है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर सपोज जैसे यहाँ पे हमने 1 2 आपके पास x1 पॉजिटिव है, वेक्टर की फॉर्म में ले लें या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, एक ही इसका मतलब है 2, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके पास नेगेटिव x2 एक्सिस में आ रहा है 1 2, तो ये -2 है। अब इसका ज़रा देखें आप इमेज कहाँ पे बन रहा है, 2 एंड 2, ये इसका इमेज बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है थ्रू द x1 एक्सिस। अगर यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे वेक्टर लिया और यहाँ पे जाके उसका इमेज बन रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास थ्रू द लाइन x2 एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की है, रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है, रिफ्लेक्शन। जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन का केस किया था।
तो ये स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। ये हमने देखी, ये भी हमने इसी तरह की एग्जांपल डिस्कस कर ली है। ये इस तरह की भी डिस्कस कर ली है। कभी वो आपसे कहेगा ए फाइंड करें, एक आप देखें इसने एक ऑर्डर दे दिया और कह दिया कि आप इनका ऑर्डर बताएं। कभी वो आपसे कहेगा ए फाइंड करें और सॉरी ए फाइंड करें और इसका आप ऑर्डर बता दें। इसका ऑर्डर गिवन है तो अब आप एक ऑर्डर बता दें। इन दोनों क्वेश्चंस में यही है। इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी आपने इमेजेस फाइंड करने हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन से इस तरह से आप इसके इमेजेस फाइंड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।